एक ऐसी जगह जो चाइना की इकोनॉमी की लाइफलाइन है, एक ऐसा रूट जहां हर दिन दुनिया का 1/3 ट्रेड गुजरता है, और एक ऐसा आइलैंड जहां इंडिया 80,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। ये कहानी है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, एक स्ट्रेटेजिक गोल्ड माइन या एनवायरमेंटल टाइम बॉम्ब। आज हम जानेंगे पूरी सच्चाई। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में नहीं, बल्कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक फ्यूचर, एनवायरमेंटल क्राइसिस और इंडिजिनस ट्राइब के सर्वाइवल के बारे में है। ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और गवर्नमेंट कहती है ये इंडिया को स्ट्रेटेजिक सुपर पावर बनाएगा, और वही क्रिटिक्स का क्लेम है कि ये एक एनवायरमेंटल जेनोसाइड है। सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, ये प्रोजेक्ट आखिर है क्या और क्यों बन रहा है। दूसरा स्टेप, इसका स्ट्रेटेजिक बेनिफिट क्या रहेगा। तीसरा स्टेप, एनवायरमेंट और ट्राइब पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। चौथा, इसकी एग्जीक्यूशन रिस्क, और आखिरी में मेरा एनालिसिस। इन सब सवालों को जवाब दिया जाएगा आज की इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले हमें जाननी होगी इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स और ज्योग्राफी। तो आइए शुरू करते हैं। देखो इस मैप को, ये है मलक्का स्टेट, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में 800 किलोमीटर लंबा, लेकिन वही एक नैरो पॉइंट जहां सिर्फ 2.1 किलोमीटर वाइड। कितना इंपॉर्टेंट है ये? दुनिया का 1/3 मेडिटेरियन ट्रेड यहीं से गुजरता है, और हर साल तकरीबन 3.5 ट्रिलियन का ट्रेड, साथ ही 60,000 शिप एनुअली ट्रांजिट करते हैं। लेकिन इस रूट पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट कौन है? जवाब है चाइना। चाइना की 80% इंपोर्टेड ऑयल इसी मलक्का स्टेट से आती है, और चाइना का 2/3 मेडिटेरियन ट्रेड यहीं से गुजरता है। अब सोचो, अगर ये रूट किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में ब्लॉक हुआ तो चाइना का क्या होगा? बिल्कुल वैसा होगा जैसे किसी ने चाइना की गर्दन पकड़ ली हो। एनर्जी क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस, और इन्हीं चीजों को चाइनीज प्रेसिडेंट हू जिनटाओ ने 2003 में मलक्का डायलेमा का नाम दिया था। तब से चाइना डेस्परेटली इसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, म्यांमार में पाइपलाइंस बना रहा है, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, कोई भी अल्टरनेटिव मलक्का की एफिशिएंसी को मैच नहीं कर सकता। ओवरलैंड रूट्स स्लो है, एक्सपेंसिव है, और पाइपलाइंस में वॉल्यूम की लिमिट कम होती है। और ठीक यही आता है अमेरिकन फैक्टर। चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट ओपनली ये बात कहते हैं, अगर ताइवान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो यूएस नेवी मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकती है। चाइना के लिए ये एक एक्सट्रीम लेवल का थ्रेट होगा, और यहीं पे इंडिया का कार्ड एंटर होता है। ग्रेट निकोबार आइलैंड इंडिया का साउथ मोस्ट टिप मलक्का स्टेट से सिर्फ मात्र 145 किलोमीटर दूर है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन और नेचुरल एडवांटेज। और अब इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम यहाँ एक मेगा प्रोजेक्ट बनाएंगे। मतलब इशारा सीधा है कि अब डिफेंसिव स्ट्रेटेजी नहीं, ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी आएगी। अब समझते हैं ये प्रोजेक्ट है क्या। इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल नाम है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। निकोबार आइलैंड 910 स्क्वायर किलोमीटर का है। घने जंगल, अनटच बीच, कोरल रीफ्स, बिल्कुल एक जन्नत जैसा। फिलहाल यहाँ 8,000 लोग रहते हैं, मोस्टली इंडिजिनियस ट्राइब्स, बिल्कुल आइसोलेटेड, मॉडर्न सिविलाइजेशन से कोसों दूर। अब गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि 910 स्क्वायर किलोमीटर के इस आइलैंड से 166 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 18% की कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी, और पॉपुलेशन को 8,000 से 3.5 लाख, 3.5 से 6.5 लाख, और 6 लाख से 1 मिलियन तक पहुंचाने का अनुमान है। मतलब पूरा सिविलाइजेशन शिफ्ट। अब आते हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे। गलतिया बे में एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बन रहा है, जिसकी कैपेसिटी रहेगी 16 मिलियन कंटेनर एनुअली। ये सिंगापुर और कोलंबिया के पोर्ट्स को कंप्लीट रिप्लेस कर देगा। फिलहाल अभी होता यह है कि इंडिया के सारे बड़े शिप को ट्रांसशिपमेंट के लिए फॉरेन पोर्ट्स पे जाना पड़ता है, और इससे हर साल इंडिया को 200 से 300 मिलियन का लॉस होता है। और गवर्नमेंट क्लेम करती है कि इस प्रोजेक्ट से ये सारा पैसा बचाया जा सकता है। बचाया तो जा सकता है, पर जाएगा किसकी जेब में ये पता नहीं है। एक ड्यूअल यूज एयरपोर्ट, मतलब सिविल और मिलिट्री दोनों एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। रनवे का ग्राउंड रहेगा अराउंड 3,300 मीटर लॉन्ग, जहां बड़े बड़े मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इजीली लैंड कर सकते हैं, और पैसेंजर कैपेसिटी रहेगी 4,000 पर आवर। और अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे रिमोट आइलैंड पे इतने बड़े ऑपरेशन को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कहां से लेके आएंगे। इसके लिए भी गैस एंड सोलर हाइब्रिड प्लांट, जिसकी कैपेसिटी रहेगी 450 मेगावाट, जो पूरा आइलैंड को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। और साथ ही आते हैं 2 नए शहर, मतलब स्क्रैच से पूरी नई सिटी बनाई जाएगी। रेसिडेंट एरिया, कमर्शियल जोन, रोड, ब्रिज, हॉस्पिटल, पूरा का पूरा कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके बजट पर नजर मार लेते हैं। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 72,000 करोड़, अब हो चुकी है 81,000 करोड़। और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की हिस्से देखो तो 1 लाख करोड़ तक पहुंचना कोई इजी बात नहीं है, बट इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। जनवरी 4, 2026, कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने अनाउंस किया कि कैबिनेट अप्रूवल फॉर द पोर्ट कमिंग विद इन अ मंथ। ग्रेट निकोबार में आने वाला जो प्रोजेक्ट है, ये पूरे विश्व के नक्शे पर अंडमान निकोबार को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थान और एक महत्वपूर्ण सामरिक सुरक्षा का केंद्र बनाए।
उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट अंडमान एंड निकोबार को वर्ल्ड मैप पर ट्रेड लोकेशन और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी सेंटर बनाएगा। पर दोस्तों, जब भी कोई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं तो सवाल उठते हैं और उन्हीं सवालों में आती है कंट्रोवर्सी। और अब बात करते हैं इसके असली गेम की, क्योंकि यहाँ सिर्फ पोर्ट और एयरपोर्ट की बात नहीं हो रही है, ये एक मिलिट्री चेस मूव है। इस आइलैंड पर पहले ही अंडमान एंड निकोबार कमांड मौजूद है। ये इंडिया का एकमात्र ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है, जहाँ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स साथ मिलकर ऑपरेट करती है। कैंपबेल बे में आईएनएस बाज नेवल एयर बेस भी है, लेकिन ये सब फैसिलिटीज और छोटी लिमिटेड स्केल के लिए है, पर लार्ज स्केल ऑपरेशन अभी भी पॉसिबल नहीं है। बट अब इमेजिन करो एक डीप सी पोर्ट जहां एयरक्राफ्ट कैरियर को डॉक कर सके, एक एयर स्ट्रिप जहां हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन्स को लैंड कर सके, सर्विलेंस फैसिलिटी जो हर एक शिप को ट्रैक करे जो मलक्का स्टेट से गुजर रही हो। ये सब एक साथ मिले तो इंडिया के पास फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बन जाएगा, बिल्कुल चाइना की नाक के नीचे। ये अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड्स पार्टनरशिप में फिट इन बैठता है। साथ ही ग्रेट निकोबार फर्स्ट आइलैंड स्ट्रेटेजी चेन का हिस्सा बन सकता है, जहां से चाइना को इंडियन ओशियन में काउंटर किया जा सके। और चाइना पहले ही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटेजी के तहत पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हम्बनटोटा और म्यांमार में चौकचू जैसे पोर्ट डेवलप कर रहा है। ग्रेट निकोबार उसका एक स्ट्रेटेजिक काउंटर मूव है। अब अगले पॉइंट पर जाने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। मई 2025 अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। चाइना ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए, रियल टाइम सैटेलाइट डाटा शेयर किया, जिससे पाकिस्तान का रिस्पॉन्स टाइम फास्टर हो और उसे वार्निंग पहले मिल सके। चाइना ने लिटरली पाकिस्तान को अपना टेस्टिंग ग्राउंड समझ लिया था, क्योंकि चाइना को ताइवान के इन्वेजन की प्रिपरेशन करनी थी, जो कि थी अगेंस्ट वेस्टर्न पावर और अमेरिकन वेपन। मैं ये वाला कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि पोर्ट और एयरपोर्ट बिल्ड करना इजी है, असल में हमें चाहिए पूरा इकोसिस्टम। हमें सैटेलाइट चाहिए जो रियल टाइम ट्रैकिंग कर सके, AWACS एयरक्राफ्ट चाहिए जो लॉन्ग रेंज सर्विलेंस कर सके, अंडर सी नेटवर्क चाहिए जो सबमरीन्स को डिटेक्ट कर सके, काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। और ग्रेट निकोबार सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये एक पूरा मिलिट्री स्ट्रेटेजी का एंकर पॉइंट होना चाहिए। पर ऑनेस्टली स्ट्रेटेजिक एंगल स्ट्रॉन्ग है, चाइना को काउंटर करना जरूरी है, इंडियन ओशन में प्रेजेंस बनाना भी जरूरी है। बट यह सवाल ये है कि इस स्ट्रेटेजी के लिए हम कौन सी प्राइस पे कर रहे हैं, वो जस्टिफाइड है? और यहीं पे स्टार्ट होती है असली कंट्रोवर्सी। और अब बात करते हैं उस चीज की जो गवर्नमेंट यूजुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताती है। ग्रेट निकोबार यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है, मतलब ये दुनिया के उन जंगलों में से है जहां बायोडाइवर्सिटी इतनी यूनिक है कि इनको ग्लोबली प्रोटेक्ट करना चाहिए। आइलैंड का 85% हिस्सा डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ढका हुआ है, वो जंगल जहां ऐसी ट्री की स्पीसीज मिलती है जो और कहीं नहीं मिलती। जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, ये सब साइंटिफिक नेम फैंसी लग रहे होंगे, पर असली बात तो ये है कि अगर ये जंगल गए तो ये सब स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी फॉरएवर। और जब गवर्नमेंट बोलती है कि हम 10 लाख पेड़ काटेंगे तो वो सिर्फ नंबर बोल रही है, लेकिन रियलिटी में ये 10 लाख पेड़ एक पूरा इकोसिस्टम है। यहाँ इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स सब कनेक्टेड है। एक स्पीसीज को अगर हटा दो तो पूरा चेन इफेक्ट होगा। और जहाँ पोर्ट बन रहा है वो इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट है जायंट लेदरबैक टर्टल्स के लिए। ये टर्टल्स ऑलरेडी एक्सटेंड होने वाले। पोर्ट कंस्ट्रक्शन में अंडर वाटर खुदाई होगी, हैवी मशीनरी यूज की जाएगी, नॉइज पोल्यूशन होगा, लाइट पोल्यूशन होगा, टर्टल कंफ्यूज हो जाएंगे और उनकी ब्रीडिंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। और कोरल रीफ्स जो अंडर वाटर इकोसिस्टम सपोर्ट करते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सरकार का प्लान है कोरल ट्रांसलोकेशन, मतलब ये जो कोरल्स है इनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। सुनने में तो ठीक लगता है, बट मरीन बायोलॉजिस्ट का कहना है कि कोरल ट्रांसलोकेशन की सक्सेस रेट बहुत लो होती है। कोरल मेरे दोस्तों की तरह सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर, वाटर, केमिस्ट्री, लाइट्स सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। इन्हें यहाँ से हटाते ही इनके सर्वाइवल के चांस कम हो जाते हैं। और फिर आते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, जो निकोबार के मैंग्रोव्स में रहते हैं। अगर मैंग्रोव डिस्ट्रॉय होंगे तो निकोबार का ब्रीडिंग ग्राउंड उनके लिए चला जाएगा। निकोबार मकाक एक बंदर की प्रजाति है जो सिर्फ इसी आइलैंड में मिलती है। अगर ये जंगल खत्म हुए तो साथ ही साथ वो बंदर भी खत्म हो जाएंगे, पूरी तरह एक्सटेंट हो जाएंगे। रिसेंट टाइम में साइंटिस्ट ने यहाँ कुछ नई प्रजातियां डिस्कवर करी है, एक निकोबार क्रैक नाम की चिड़िया और एक लाइकोडॉन नाम का सांप। इन स्पीसीज के बारे में अभी पूरी रिसर्च भी स्टार्ट नहीं हुई है और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। तो जिन जीवों को हम ठीक से जान भी नहीं पाए उन्हें खत्म कर देंगे। अब गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ, हम 130 स्क्वायर किलोमीटर जंगल काट रहे हैं, लेकिन बदले में पेड़ लगा भी तो रहे हैं। लेकिन ये पेड़ निकोबार में नहीं, हरियाणा के अरावली की एरिया में जाके लगेगा। मैं कोई एनवायरमेंटल एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर लॉजिक सिंपल है। ग्रेट निकोबार का जंगल ट्रॉपिकल है, ज्यादा ह्यूमिडिटी, नॉर्मल टेम्परेचर और बहुत ज्यादा बारिश। और हरियाणा की जमीन सूखी, डस्टी और एक्सट्रीम गर्मी वाली। ऐसे ट्रॉपिकल जंगलों के पेड़ और दूसरे जंगलों के पेड़ रिप्लेस नहीं हो सकते हैं। ये तो वही बात हो गई है, कोई आम का पेड़ काट दो और कैक्टस का पेड़ लगा दो और फिर बोलो पेड़ तो पेड़ होते हैं।
मान लो अरावली में पेड़ लगा दिए और पेड़ उग भी गए, अच्छा खासा जंगल हो चुका है, पर बायोडायवर्सिटी का क्या होगा? निकोबार के बंदर हरियाणा में आके नहीं रहेंगे, लीथल बैग टर्टल्स अरावली में आके अंडे नहीं देंगे। ये सब सिर्फ पेपर वर्क है ताकि फाइलों में लिखा जा सके कि हमने एनवायरमेंटल के लिए काम किया है। अब आता है सबसे स्केरियस्ट पार्ट। 2004 याद है? On this day in 2004, the Indian Ocean tsunami ravaged coastlines across 12 countries. It was caused by a large underwater earthquake near Sumatra. The tsunami caused widespread destruction and claimed more than 200,000 lives. It remains one of the worst natural disasters on record. Today, countries like वही सुनामी जिसने इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड में लगभग 2 से 3 लाख लोगों को मारा था, उस अर्थक्वेक का एपिसेंटर निकोबार से 80 माइल दूर था। उसकी इंटेंसिटी इतनी थी कि निकोबार का साउथर्न हिस्सा पूरा जमीन में 15 फीट समंदर में डूब गया। सोचो 15 फीट जमीन लिटरली ओशन में चली गई है और इस जगह पर हम 80,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं 6 लाख लोगों को सेटल करने के लिए। जुलाई 2025 मतलब अभी कुछ महीने पहले जियोलॉजिस्ट ने वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि अंडमान सी में छोटे छोटे अर्थक्वेक के क्लस्टर आ रहे हैं, ये वोल्केनिक इरप्शन के साइंस है, मतलब अनदर डिजास्टर पॉसिबल। और वहीं गवर्नमेंट का कहना है हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन यूज करेंगे। ठीक है, मॉडर्न इंजीनियरिंग अच्छी है, जापान, न्यूजीलैंड ये भी अर्थक्वेक एक्टिव जोन में है, वहां बिल्डिंग सेफ रहती है, लेकिन यहाँ 3 बड़ी प्रॉब्लम है। पहला, इंडिया की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। एयरपोर्ट की रूफ लीक हो जाती है इनॉग्रेशन के जस्ट बाद, ब्रिजेस कोलैप हो जाते हैं, एक्सप्रेस वे पे क्रैक्स आ जाते हैं। दूसरा, 3 से 6 लाख लोगों का यहाँ सेटलमेंट होगा, अगर डिजास्टर आया तो उनका इवैक्यूएशन कैसे होगा? ये एक छोटा सा आइलैंड है, यहाँ एस्केप रूट लिमिटेड होते हैं। तीसरा, 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, अगर कुछ हो गया तो वो पैसा बर्बाद। और इंश्योरेंस, कौन इंश्योर करेगा एक प्रोजेक्ट जो अर्थक्वेक जोन में है? रिस्क इतना आई है कि ऑनेस्ट कन्वर्सेशन होनी चाहिए, पर हो नहीं रही है। निकोबार पे 2 इंडिजिनस ट्राइब्स रहती है, निकोबारीज और शोम्पेन ट्राइब्स। 100 से 400 लोग, एग्जैक्ट काउंट नहीं पता क्योंकि ये ट्राइब बिल्कुल ही आइसोलेटेड रहती है। गवर्नमेंट ने इन्हें ही पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप डिक्लेयर किया था, मतलब बाहरी दुनिया का कॉन्टेक्ट इनके लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि उनके पास इम्यूनिटी नहीं है बाहरी बीमारियों से लड़ने की। 10,000 साल तक आइसोलेटेड रहने की वजह से उनका इम्यून सिस्टम मॉडर्न डिजीज से लड़ने के लिए रेडी नहीं है। एक फ्यूल और वायरस जो आपके लिए मेरे लिए नॉर्मल हो सकता है, पर शैंपेन के लिए जानलेवा घोषित हो सकता है। अब सोचो 3 से 3.5 बाहरी लोग यहाँ आएंगे, साथ ही बीमारियां भी आएगी, फिर शैंपेन ट्राइब के पास क्या होगा? उनके पास बचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए 39 ग्लोबल स्कॉलर्स ने एक ओपन लेटर लिखा है 2025 में। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पोटेंशियल डेथ सेंटेंस फॉर शैंपेन कहा है। वो कहते हैं ये कल्चरल जेनोसाइड की तरफ जा रहा है। और वहीं गवर्नमेंट कहती है हमने ट्राइबल की कंसेंट ले ली है और 2 ग्राम पंचायत से अप्रूवल भी ले लिया है। लेकिन असल बात यह है दोस्तों, ट्राइबल काउंसिल ने बाद में कंसेंट वापस ले ली और उनका कहना है जल्दी में साइन करवाए गए और प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं हुई। इसी प्रोसेस में 84 किलोमीटर ट्राइबल रिजर्व लैंड को डीनोटिफाइड कर दिया गया। जनवरी 26 मतलब अभी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये इन्वेस्टिगेट कर रही है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 प्रॉपर्ली फॉलो हुआ है या नहीं, क्योंकि इस एक्ट के मुताबिक ट्राइबल लैंड डाइवर्ट करने से पहले ट्राइबल कम्युनिटीज की प्रॉपर मंजूरी लेना जरूरी होता है, सिर्फ नाम के लिए साइन करवाना काफी नहीं होता है। अब थोड़ी ग्राउंड रियलिटी की बात कर लेते हैं। ये सब स्ट्रेटेजिक प्लान और इन्वायरमेंटल कंसर्न एक जगह है दोस्तों, लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन। सच बताऊं और इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का लेटेस्ट डाटा कहता है कि इस वक्त इंडिया में 1873 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। रोडवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट, पावर प्लांट, टोटल 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इनमें से कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहे हैं? मैं बताता हूँ। 779 प्रोजेक्ट्स डिलेड हैं, मतलब 41%। ऑलमोस्ट आधे प्रोजेक्ट्स टाइम पे नहीं हो रहे हैं। ऑन एवरेज डिले कितने हैं? 3 साल से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 2020 में खत्म होने चाहिए थे, वो 2023 तक चले। 449 प्रोजेक्ट्स अपने ओरिजिनल बजट से बाहर निकल चुके हैं। जो बजट पहले 27 लाख करोड़ का था वो बढ़कर 32 लाख करोड़ रुपए का हो गया है, मतलब 19% से ज्यादा कॉस्ट इंक्रीज। वाटर रिसोर्सेज सेक्टर में तो हाल और भी बुरा है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग 3 गुना हो जाती है। रेलवे में 54% पैसा ज्यादा लग चुका है और रिन्यूएबल एनर्जी में 35% पैसा ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। और इन सब की वही पुरानी वजह और वही पुराना पैटर्न, लैंड एक्विजिशन में दिक्कत आना, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ना मिलना, कॉन्ट्रैक्टर की इनसफिशिएंसी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और करप्शन। और अगर यही सेम लॉजिक लगाए तो 80,000 करोड़ रुपए का प्लान 30 साल में कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन इंडिया के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए रियलिस्टिकली 40 से 45 साल लग सकते हैं और कॉस्ट 80,000 करोड़ से बढ़कर 1 से
1.5 लाख करोड़ तक जा सकती है। ये कोई हेट या नफरत नहीं है मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए, बल्कि एक क्रिटिकल थिंकिंग और पैटर्न है। जब ब्रिजेस कोलैप्स होते हैं इनॉग्रेशन के कुछ महीनों बाद, और जब एयरपोर्ट रूफ लीक्स होती है, एक्सप्रेसवे पे क्रैक्स पड़ते हैं, तो ट्रस्ट कैसे करें? ग्रेट निकोबार में इन सब चीजों को परफेक्ट कौन करेगा? और जो कुछ बचा कुचा भरोसा था वो इस एक इंसिडेंट ने खत्म कर दिया। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का कहना है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पब्लिक एक्चुअल एनवायरमेंट इंपैक्ट देखे। अगर रिपोर्ट पब्लिक हुई तो अपोजिशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होगा। और जब बात अपोजिशन की आ ही गई है तो देखते हैं अपोजिशन का इसमें क्या कहना। कांग्रेस पार्टी ने 2026 में कंपाइलेशन रिलीज किया था, ग्रेट निकोबार ए स्टोरी ऑफ बेट्रेयल। जयराम रमेश कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर ईज ऑफ ब्रीथिंग खत्म हो रही है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कंसर्न उठाया है। सोनिया गांधी ने इस प्रोजेक्ट को ग्रेव ऑफ मिस एडवेंचर बोला है। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने जनवरी 4 को डिफेंड करते हुए बोला कि अंडमान निकोबार को वर्ल्ड मैप पे इंपॉर्टेंट ट्रेड लोकेशन बनाया जाएगा, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी सेंटर बनाया जाएगा। पर होगा क्या ये तो वक्त बताएगा। अगर गवर्नमेंट जेन्युइनली चाहती है कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो तो ट्रांसपेरेंसी लाओ, पब्लिक को रिपोर्ट दिखाओ, ट्राइबल कंसेंट प्रॉपर वे से लो, सेसमिक सेफ्टी को सीरियसली लेते हुए इंडिपेंडेंट ऑडिट कराओ, पहले पायलट प्रोजेक्ट टेस्ट करो 5-10 साल और फिर एक्सपेंड करो, एनवायरमेंटल सेफगार्ड एक्चुअल इंपैक्ट करो। ऑप्टिक्स नहीं, रियल एक्शन से काम होगा। अभी के लिए स्ट्रेटेजिक आइडिया अच्छा है, एग्जीक्यूशन में फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये है ग्रेट निकोबार की कहानी। कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल आंसर आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, दोनों तरफ के आर्गुमेंट है। लेकिन मेरा पर्सनली बिलीव ये कहता है कि जल्दबाजी के डिसीजन लेना बहुत ही खतरनाक होता है। गवर्नमेंट को पुश बटन दबाना है पर कंसल्टेंसी करनी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो वापस नहीं आ सकता। शोम्पेन ट्राइब भी अगर खत्म हो गई तो वापस रिवाइव नहीं हो सकती। अर्थक्वेक आया तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी जो सॉरी बोलोगे और सब कुछ सही हो जाएगा। अब तुम्हारी बारी है, कमेंट्स में बताओ कि तुम क्या सोचते हो। अगर वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो। एल्गोरिथम को इससे सिग्नल मिलता है कि कंटेंट वैल्यूएबल है। शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में, ट्विटर पर शेयर करो, जहां भी तुम्हें लगे वहां शेयर करो। और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। ऐसे ही जियोपॉलिटिकल डीप डाइव्स आते रहेंगे। स्टे क्यूरियस, स्टे क्रिटिकल, स्टे काइंड। जय हिंद।